बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद उसैद रिहान और आप देख रहे हैं स्टडी विद उसैद। लास्ट लेक्चर में हमने हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज़ के बारे में देखा और वायरस के एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करने हैं उसके बारे में देखा। आज मैं टॉपिक नंबर 2 के साथ आया हूं जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। एम कैट टॉपिक नंबर 2 बायो एनर्जेटिक्स, पीटीबी का है जी चैप्टर नंबर 11। चलें शुरू करते हैं, देखते हैं बायो एनर्जेटिक्स है क्या। और एक बात बता दूं इस चैप्टर के बारे में, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ऑफ एम कैट इज बायो एनर्जेटिक्स। बहुत इसमें से कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले बायो एनर्जेटिक्स है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। बायो एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स से एक जो वो स्मेल आ रही है, एक जो अरोमा आ रहा है, हमें पता चल रहा है, वो पता चल रहा है कि ये एनर्जी के रिलेटेड है। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एनर्जी के रिलेटेड कोई चीज है, बायो एनर्जेटिक्स से ये पता चल रहा है। अच्छा जी, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी कन्वर्जेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। ये डेफिनेशन हमने एफएससी में भी पढ़ी हुई है। क्वांटिटेटिव स्टडी है एनर्जी रिलेशनशिप्स की और एनर्जी कन्वर्जेंस की, कि सोलर एनर्जी प्लांट्स के अंदर आके केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है और वो केमिकल एनर्जी इंसान के अंदर जाके मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, ये बताती है हमें बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स का जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सोलर एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स अब्जॉर्ब कर सकते हैं और उस सोलर एनर्जी को वो उनके लिए कारआमद होती है, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और उसके जरिए वो ह्यूमंस के अंदर या अदर एनिमल्स के अंदर ग्लूकोज आता है या कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जब वो प्लांट्स को खाते हैं या इस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अच्छा, पहले पैराग्राफ में यही चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। एक पहले पैराग्राफ में देखिए आप, वो कहता है एटीपी इज अ केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स को या छोटी चीजों को मिला के कंस्ट्रक्ट करके हम कोई बड़ी चीज बनाएं, कोई लार्ज पॉलीमर बनाएं या कोई बड़ी चीज बनाएं। कैटाबोलिज्म जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें किसी बड़े पॉलीमर को या किसी लार्ज चीज को ब्रेक डाउन किया जाए पार्ट्स के अंदर। कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के दरमियान जो केमिकल लिंक है वो एटीपी है। और हमारी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है, बाद में क्या कह रहा हूं, एनर्जी करेंसी जो हमारे बॉडी के लिए डॉलर का रोल प्ले करता है या रुपए का रोल प्ले करता है, वो है ये एटीपी। हमारी बॉडी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को कंज्यूम करती है। अच्छा, आगे मैं बात करता हूं फोटोसिंथेसिस के ऊपर। फोटोसिंथेसिस जी प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस है और यूकैरियोट्स, एल्गी जैसा कि एल्गी है और सियानोबैक्टीरिया के अंदर भी ये प्रोसेस होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। प्लांट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस एक एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस है। प्लांट सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसको आगे इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। अच्छा, फोटोसिंथेसिस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एनर्जी पुअर कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड इनटू एनर्जी, लार्ज एनर्जी रिजर्वायर्स भी कह सकते हैं इसको, आर रिड्यूस्ड इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज बनता है इसमें और बाय प्रोडक्ट क्या है जी, ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लो एनर्जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो एक लार्ज एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि ग्लूकोज भी होगा या अदर कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है और बाय प्रोडक्ट निकलेगा ऑक्सीजन। ये तो जी एक ना आप कह लें जी कि टोटल जो इक्वेशन है ना, या जो पूरी इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की वो ये है। क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनर्जी पुअर कंपाउंड था वो रिड्यूस्ड हो गया, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गया। ये देखिए इधर हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, रिडक्शन होगी, रिडक्शन हुई। अच्छा, तो दूसरी तरफ वाटर जो था वो ऑक्सीडाइज हो गया और ये देखिए इसमें से वाटर के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, ये रिडक्शन हुई, ये ऑक्सीडेशन हुई। तो इस प्रोसेस को ओवरऑल मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। एमसीक्यू है बच्चों, फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, ये मैंने लिख दिया। और किसकी मदद से, लाइट कौन सी, सनलाइट।
और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल CHL का मतलब है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन से? प्लांट्स के अंदर तो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, बाकी हम आगे जाके देखेंगे कि क्या इसका फंक्शन है क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से ये जो दोनों चीजें हैं लाइट की मौजूदगी में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर और साथ ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, इसकी एक समराइज्ड इक्वेशन भी है। समराइज्ड इक्वेशन मैं आपको बताता हूं। वो कहता है जी 12H2O इधर भी आ गया, 6H2O उधर भी आ गया, यानी कि देयर इज नो नेट प्रोडक्शन ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। तो समराइज्ड इक्वेशन क्या होगी? आपसे अगर वो पूछे जी कि नेट इक्वेशन सॉरी कह रहा हूं, अगर वो पूछे जी कि पूरी इक्वेशन क्या है, फुल इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस, तो वो ये है। अगर वो आपसे पूछे कि नेट इक्वेशन क्या है या समराइज्ड इक्वेशन क्या है, तो इधर से वाटर रिमूव कर देना है, क्योंकि नेट प्रोडक्शन ऑफ H2O इज नल। कोई H2O की प्रोडक्शन नहीं है जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो अब चेक करें इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। बिल्कुल जी इक्वेशन बैलेंस है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं जी। अब कंपेंसेशन पॉइंट के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। वो कहता है जी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ना वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, एंटागोनिस्टिक प्रोसेस है एक दूसरे की। अच्छा, तो कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है? प्लांट बेसिकली जब हम सुबह टाइम अगर देखें ना प्लांट्स को, तो जब उनके ऊपर रोशनी पड़ती है, सूरज की पहली किरण पड़ती है, तो वो जल्दी से फूड बनाने लग जाते हैं। ठीक हो गया। और फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो सिर्फ डे लाइट में हो सकता है, नाइट में ये कोई अमल नहीं होता, रात के वक्त नहीं फोटोसिंथेसिस होती। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन दिन को भी होती है, रात को भी होती है। रेस्पिरेशन इस पूरी इक्वेशन का उलट है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं उल्ट लिख दूं तो वो रेस्पिरेशन की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अच्छा बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी चीज है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो प्रोवाइड कौन करेगा? जब ये इसका रिएक्शन होगा, आपस में उल्ट प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन का, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आएगी जो कि नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस में जो हमारे पास ये ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये नेसेसरी किसके लिए है? ये नेसेसरी है रेस्पिरेशन के लिए। यानी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे साथ साथ प्रोसेस चलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ साथ प्रोसेस चलते हैं। कंपनसेशन पॉइंट ऐसा पॉइंट है व्हेन देयर इज नो नेट गैसियस एक्सचेंज बिटवीन प्लांट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हाउ? एट डॉन एंड डस्क, सुबह के टाइम जब जी सूरज आता है अभी, और शाम के टाइम जब सूरज गरूब होने वाला होता है, उस वक्त क्या होता है? नो नेट गैसियस एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए होती है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए होती है, वो रेस्पिरेशन की मदद से प्लांट को मिल रही होती है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए होती है। और जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को, वो उसको फोटोसिंथेसिस के जरिए मिल रहा होता है। इसका मतलब है जी कि प्लांट ना आउटर इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ना आउटर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज करेगा, यानी कि नो नेट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन आउटर इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एंड नो नेट गेन ऑफ या टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसको हम कहते हैं कंपेंसेशन पॉइंट। मजीद डिटेल इसकी यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस लेगा वो रेस्पिरेशन से आएगी, और जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन लेगा वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आएगी। तो प्लांट बाहर से कुछ भी नहीं लेता, ये आपने याद रखना। अच्छा, उसके बाद रोल ऑफ लाइट क्या है? रोल ऑफ लाइट इन डिराइविंग फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो वो एक ब्रॉड रेंज का स्पेक्ट्रम होता है, उसमें एक्सरेज भी आती हैं और इंफ्रारेड भी आती हैं, अल्ट्रावायलेट भी आती हैं। मगर फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पोर्शन जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट, सिर्फ वो दरकार होता है। विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो होता है 380 टू 750 नैनोमीटर। ये विजिबल लाइट का रेंज है विजिबल लाइट की, या आप कह सकते हैं जी पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर एक, जिसको हम कहते हैं विजिबल लाइट। अच्छा, पहली बात, विजिबल लाइट सिर्फ फोटोसिंथेसिस को ड्राइव कर सकती है और कोई लाइट नहीं। दूसरी बात, जितनी भी सनलाइट पड़ती है एक प्लांट के ऊपर, प्लांट सिर्फ उसका 1% अब्सॉर्ब करता है और 99% रिफ्लेक्ट कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। ओनली 1% अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स। जितनी भी विजिबल लाइट आई उसका 1% प्लांट ने अब्सॉर्ब किया, और वो 1% से फोटोसिंथेसिस का अमल आगे चलेगा। दूसरी बात, इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन अब्सॉर्प्शन। फोटोसिंथेसिस की जो इफेक्टिवनेस है ना वो अब्सॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करती है।
मतलब फोटोसिंथेसिस किस लाइट से ज्यादा इफेक्टिव होगी, ये डिपेंड करता है प्लांट ने कौन सी लाइट ऑब्जॉर्व की थी जिसने फोटोसिंथेसिस को इफेक्टिव बनाया, उसको तेज किया, ज्यादा खुराक पैदा हुई उसकी वजह से, कौन सी लाइट थी ऐसी। तो इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन अब्जॉर्प्शन, जितनी ज्यादा वो उस लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, फोटोसिंथेसिस की इफेक्टिवनेस, उसकी ग्रोथ या प्रोडक्शन ऑफ फूड उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, दो आगे जी स्पेक्ट्रम है, एक है हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक है हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में हम देखते हैं। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि रिलेटिव अब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बट डिफरेंट पिगमेंट्स, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट एक सब्सटेंस होता है प्लांट के अंदर जो कि एनर्जी को, या आप कह सकते हैं सनलाइट से आने वाली शुआओं को ऑब्जॉर्व करता है। वो कहता है जी रिलेटिव अब्जॉर्प्शन, यानी कि मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट की रिलेटिव अब्जॉर्प्शन कौन करता है, डिफरेंट पिगमेंट। डिफरेंट पिगमेंट्स कितनी अब्जॉर्प्शन करते हैं मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये बताता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मुझे ये पता चल सकता है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट ज्यादा अब्जॉर्व करता है, ठीक हो गया, और कौन सी लाइट वो कम अब्जॉर्व करता है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी मेनली अब्जॉर्व वायलेट ब्लू, ये वायलेट ब्लू ज्यादा अब्जॉर्व करते हैं और उनकी जो वेवलेंथ होती है 400 टू 470 नैनोमीटर, एमसीक्यूज है। और ऑरेंज रेड भी अब्जॉर्व करते हैं 630 टू 670 नैनोमीटर। इसका पता ये चल गया, इस लाइन से मुझे ये पता चला कि ऑरेंज रेड और वायलेट ब्लू क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ज्यादा अब्जॉर्व करते हैं, यानी कि कौन सी वो अब्जॉर्व नहीं कर रहे, ग्रीन और येलो। ग्रीन और येलो ये दोनों लाइट्स हैं जो वो ट्रांसमिट कर देते हैं, जो वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं कहां, हमारी आईज की तरफ, इसलिए प्लांट्स आपको ग्रीन दिखते हैं। क्यों? ग्रीन एक डार्कर कलर है, येलो एक लाइटर कलर है। जो डार्कर कलर होता है वो येलो लाइटर कलर को मास्क कर देता है, उसको शो नहीं होने देता। इसलिए जब प्लांट्स ये दोनों ऑब्जर्व करके, ये चार लाइट्स ऑब्जर्व करके ग्रीन लाइट जब ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए हमें वो ग्रीन नजर आ रहे होते हैं मोस्टली। अच्छा, इसका किसने बताया जी अब्जॉर्प्शन का? एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस है जो कि हमें बताती है रिलेटिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ्स बाय डिफरेंट पिगमेंट्स ऑफ प्लांट्स। ये हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बताती है जो कि एक डिवाइस। अदर वेवलेंथ्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय कैरोटीनॉइड्स। अब जो दूसरी वेवलेंथ्स हैं जिनका जो नैनोमीटर में वेवलेंथ होगी वो तकरीबन 400 टू 470 तो इसकी होगी, और उसके बाद 630 टू 670 नैनोमीटर इसकी होगी। इसके अलावा जितनी भी अदर वेवलेंथ्स हैं विजिबल के अंदर, वो ऑब्जर्व कौन करते हैं? कैरोटीनॉइड्स, ये भी पिगमेंट्स। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा जी? रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। किस लाइट की इफेक्टिवनेस ज्यादा है, कौन सी लाइट पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल तेज हो जाएगा, ये हमें बताता है एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम बेटा इसको ना गौर से देखें। रिलेटिव इफेक्टिवनेस कौन बताता है? एक्शन स्पेक्ट्रम। रिलेटिव अब्जॉर्प्शन कौन बता रहा है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम बताता है कि कौन सी लाइट पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का अमल तेज हो जाएगा। अच्छा, 1883 के अंदर एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे A.W. एंगलमैन, और उन्होंने स्पायरोजायरा के ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और पहला एक्शन स्पेक्ट्रम उन्होंने ऑब्टेन किया। ये येलो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है पीटीबी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, ऐसे एमसीक्यूज ही आ सकते हैं उधर। ये इंफॉर्मेटिव एमसीक्यूज है ना, इसलिए ऐसे एमसीक्यूज आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ कौन सी होंगी इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस? वो होंगी जी ब्लू और रेड। ब्लू का जो है हमारे पास वेवलेंथ की उसकी रेंज है वो है 430 नैनोमीटर, और जो रेड की है वो है 670 नैनोमीटर। अच्छा, ये दोनों वेवलेंथ मोस्ट इफेक्टिव हैं, और ये था एक्शन स्पेक्ट्रम के रिलेटिव इफेक्टिवनेस। एक मखसूस वेवलेंथ की इफेक्टिवनेस क्या होगी इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस, वो ये ग्राफ बताएगा। ग्राफ में आप बुक पे देख सकते हैं कि जो ब्लू का और रेड का ग्राफ होगा वो पीक पे होगा, ऐसे करके बना होगा, थोड़े से ब्रॉडर होंगे और पीक उसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर कलर्स, और रेड की भी पीक ज्यादा होगी। अगर इन दोनों में से पूछे कि कौन ज्यादा करता है, कौन ज्यादा करता है, तो बेटा जी रेड जो है ना कलर वो ज्यादा करता है। रेड की पीक ब्लू से थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर आप ग्राफ को देखें तो रेड ज्यादा इफेक्टिव है इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा, रोल ऑफ लाइट भी देख लिया, रोल ऑफ पिगमेंट्स क्या है? देखें बच्चों, जो पिगमेंट्स होते हैं ना उनके अंदर क्लोरोफिल्स होते हैं, क्लोरोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स। ये क्या करते हैं?
यही तो लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं बेटा, यही तो उसके अंदर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं दोनों, जो लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं और फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करते हैं। यानी कौन से, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स कहां पाए जाते हैं जी? एम्बेडेड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल जी मैं ड्रॉ करता हूं, ये जी मैंने क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल रफ सी एक ड्राइंग बना दूं क्लोरोप्लास्ट, ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन थी और ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है। ये जी इधर स्ट्रोमा पड़ा हुआ है मेरे पास, ये स्ट्रोमा पड़ा हुआ है और ये स्ट्रोमा के अंदर मेरे पास डीएनए भी है और मेरे पास राइबोसोम्स भी हैं और ये मैं बना रहा हूँ जी एम्बेडेड वो स्टैक्स, कॉइन लाइक स्टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना। ये एक ग्रेना है, ये दूसरे ग्रेना से जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम आर कलरलेस बिकॉज दे डोंट कंटेन एनी पिगमेंट। ये जी मेरे पास ग्रेना है, ये मेरे पास स्ट्रोमा था, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये ग्रेना है मेरे पास, ग्रेना, एक ग्रेना पूरा। एक ग्रेना में से बच्चों अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, ये जी मैंने इसको और बड़ा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आ गया जी एक थाइलाकोइड आ गया जी मेरे पास, थाइलाकोइड, ये है थाइलाकोइड का स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड, जिसमें तकरीबन 30 to 50 थाइलाकोइड्स आपस में कॉइन्स बना के, कॉइन्स की तरह एक दूसरे के ऊपर आते रहते हैं और वो एक ग्रेना बनाते हैं। ग्रेना का कलर क्या होगा? ग्रेना का कलर ग्रीन होगा। ये एक तो स्मॉल होते हैं, इनका कलर ग्रीन होता है। ये जो लार्ज होते हैं ना, जो इन दोनों को आपस में जोड़ है, रेड से मैंने डिनोट किया इसको। तो जो लार्ज होगा ना, इसको कहते हैं इंटरग्रेनम। ये कलरलेस होता है, क्यों? इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, इसके इंटरग्रेनम के ऊपर कोई क्लोरोफिल नहीं होगा, कोई कैरोटीनॉइड नहीं होगा, इसलिए ये कलरलेस है। अच्छा जी, ये आगे जी एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बना दी जी मैंने। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर अगर मैं देखूं तो ये मुझे ना ऐसे करके चीजें नजर आएंगी, ऐसे करके। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहता हूं जी, एक इधर मैं बनाता हूं मेम्ब्रेन के ऊपर, ये एक क्लोरोफिल है जी, ये दूसरा है जी। मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल होते हैं, यानी कि अंदर धंसे होते हैं। कैसे धंसे होते हैं वो हम आगे देखते हैं, कैसे धंसे होते हैं। ये तकरीबन है जी, ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन कहते हैं एम्प्टी स्पेस को, यानी कि किसी भी चीज के अंदर, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर की जो खाली जगह थी, एम्प्टी स्पेस थी, उसको मैंने नाम दे दिया जी ल्यूमेन का, उसको कहते हैं थाइलाकोइड ल्यूमेन। और इसके ऊपर ये जो मैंने ब्लैक से डॉट्स बनाए हुए हैं, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि धंसे हुए हैं थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर। अच्छा, इंफॉर्मेशन के लिहाज से जी क्लोरोप्लास्ट 500 मिलियन होते हैं पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑन अ लीफ सरफेस। एक लीफ सरफेस के ऊपर तकरीबन इतने क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और दूसरी बात, 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट इन ईच मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल्स हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है और इनके अंदर 20 to 100 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अच्छा, ये रफली हमने क्लोरोप्लास्ट का भी देख लिया क्या होता है, बाकी जो डिटेल है वो हम सेल वाले चैप्टर में देखेंगे। अच्छा, आगे जी रोल ऑफ पिगमेंट्स में दो पिगमेंट्स आते हैं, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लोरोफिल के ऊपर। क्लोरोफिल जो है ना, उसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ई और एफ भी होते हैं। जो प्लांट्स के अंदर मेनली पाए जाते हैं वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल सी और डी है वो प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जाते, कुछ बुक्स के ऊपर गलत लिखा हुआ है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी, ये चार क्लोरोफिल ये एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। चारों किसके अंदर पाए जाते हैं? एल्गी के अंदर। दो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये किसके अंदर पाए जाते हैं? प्लांट्स के अंदर। यानी कि these four are found in algae but these two are found in plants. Okay, so move on next. E and F, chlorophyll E and F, they are not found in plants as well as in algae. These are found in bacteria. That's why we call chlorophyll A, E and chlorophyll F as bacteria chlorophylls. ये दोनों बैक्टीरिया क्लोरोफिल्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। अब जी सारे कहेंगे जी बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होगी, ये अमल बैक्टीरिया के अंदर कैसे होगा, क्लोरोफिल कहां पाए जाएंगे? बैक्टीरिया के अंदर तो कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो बच्चों जो बैक्टीरिया का होता है ना, साइटोप्लाज्म होगा बैक्टीरिया का, उसके अंदर कुछ अनस्टैक्ड मेम्ब्रेन्स पाई जाएंगी। जैसे ये तो स्टैक्ड है ना, एक दूसरे के ऊपर लगी हुई। बैक्टीरिया के अंदर अनस्टैक्ड होंगी, यानी कि एक सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाएगी उसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ये थाइलाकोइड जैसी, उसके ऊपर ये पिगमेंट्स मौजूद होंगे बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा,
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो जिनके जनरल फार्मूला का, मोलेकुलर फार्मूला का डिफरेंस है कि C55H72O5N4Mg, ये क्लोरोफिल ए है। Mg जो है ना वो सेंट्रल एटम होता है, और जो N4 है ये पायरोल रिंग्स के अंदर 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं, इसलिए हम उसको टेट्रापायरोल रिंग कहते हैं, क्योंकि 4 नाइट्रोजन एटम, हर एक नाइट्रोजन एटम एक पायरोल रिंग के अंदर होता है, तो वो चारों मिलके टेट्रापायरोल रिंग या पोरफायरिन रिंग बना देती हैं। अच्छा, उसके बाद क्लोरोफिल बी का मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा? C55H70O6N4Mg, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, इनमें जो इनका मेन ये होगा मॉलिक्यूल होगा, वो कौन सा होगा? किस मॉलिक्यूल का डिफरेंस है दोनों में भाई? किस मॉलिक्यूल का डिफरेंस है? इसमें मिथाइल ग्रुप होता है, इसमें फॉर्माइल ग्रुप होता है, अल्डिहाइड वाला। इसमें मिथाइल ग्रुप, इसमें फॉर्माइल ग्रुप, यानी कि इसका जो होगा वो मॉलिक्यूल होगा वो CH3 होगा, इसमें होगा CHO। तीसरी बात, कलर क्या होगा? क्लोरोफिल ए का कलर ब्लू ग्रीन होता है, जबकि क्लोरोफिल बी का कलर येलो ग्रीन होता है। फॉर्म्स कौन सी होंगी? क्लोरोफिल ए की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे 670, 680, 690 और 700 नैनोमीटर। ये नाम क्यों दिए गए? 670 को 670 इसलिए दिया गया क्योंकि वो 670 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट ज्यादा ऑब्जर्व करता है। 680 को इसलिए दिया गया वो 680 नैनोमीटर की ज्यादा ऑब्जर्व करता है। 700 को 700 नाम इसलिए दिया गया, वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करता है। अच्छा, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी में कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं होती, इसकी एक ही फॉर्म होती है, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं होती, यानी कि क्लोरोफिल ए की तरह कोई इसकी फॉर्म नहीं है ऐसी जो वेवलेंथ की बेसिस पे बनाई गई हो। अच्छा, क्लोरोफिल ए जो वो मेन पिगमेंट है, यानी कि कैरोटिनॉइड्स और क्लोरोफिल बी जो लाइट कैप्चर करते हैं वो आगे ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए की तरफ, और क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, यानी कि ये आगे खुराक बनाएगा और इसका काम है खुराक बनाना, पिछलों वालों का काम नहीं। क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स का कोई काम नहीं इनके अंदर, क्लोरोफिल ए का काम है क्योंकि ये मेन पिगमेंट है। क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स दोनों एक्सेसरी पिगमेंट है, इनका काम है एनर्जी कैप्चर करना और उसको आगे ट्रांसफर कर देना। एनर्जी को फूड के लिए इस्तेमाल करना या फूड बनाना इनका काम नहीं है एक्सेसरी पिगमेंट्स का, वो मेन पिगमेंट्स का काम है जो कि क्लोरोफिल ए है। अच्छा बच्चों, स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। स्ट्रक्चर के ऊपर अगर बात की जाए तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफाइल का मतलब होता है वाटर लविंग, जो वाटर के अंदर अब्सॉर्ब हो सके, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सके, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। हाइड्रोफिलिक हेड में क्या होता है? पोरफायरिन रिंग होता है। पोरफायरिन रिंग कैसे बनती है? 4 पायरोल रिंग्स यानी कि टेट्रापायरोल रिंग्स को पोरफायरिन रिंग कहते हैं। हर पायरोल रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन एटम होगा और चारों नाइट्रोजन एटम आपस में तो जुड़े होंगे, मगर जो नाइट्रोजन एटम है वो मैग्नीशियम के साथ भी जुड़े होंगे। अच्छा, सेंट्रल एटम इधर लिखा हुआ है, टेट्रापायरोल रिंग का जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? मैग्नीशियम है, Mg2 पॉजिटिव आयन। अच्छा, मजे की बात बताऊं, जो हाइड्रोफिलिक हेड होगा ना वो हेम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन से रिजेंबल करता है। जो हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है ब्लड के अंदर, उससे रिजेंबल करता है, मगर दोनों में फर्क क्या है? जो हीमोग्लोबिन का हेम पोर्शन है उसके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो आयरन होता है, Fe2 पॉजिटिव होता है, वो होता है सेंट्रल मेटल आयन। मगर इसके अंदर सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन कौन सा होगा? Mg2 पॉजिटिव क्लोरोफिल के अंदर। अच्छा, हाइड्रोफोबिक टेल होती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जी जो वाटर हेटिंग हो, जिसको वाटर से नफरत हो, हाइड्रोफोबिक टेल होगी। और फाइटोल टेल कहते हैं इसको, फाइटोल टेल, और साथ फार्मूला लिखा हुआ है C20H39। ये फाइटोल टेल करती क्या है? ये फाइटोल टेल ये काम करती है कि ये एंकरिंग का रोल प्ले करती है। जैसे एक पौधा हो, उसकी जो जड़ें हैं वो उसको जमीन में गाड़ी रखती हैं, ऐसे ही ये हाइड्रोफोबिक टेल्स जो हैं, फाइटोल टेल्स जो हैं, ये क्लोरोफिल को गाड़ी रखती हैं किसके अंदर? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। इधर मैंने बताया कि जो गड़े होते हैं इंबेडेड इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, तो इंबेडेड को कौन करती हैं? ये हाइड्रोफोबिक टेल्स जो कि एंकरिंग का रोल प्ले करती हैं। कैरोटिनॉइड्स आ गए जी हमारे पास। कैरोटिनॉइड्स पहली बात मैं आपको करता जाऊं कि ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, ये भी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एनर्जी कैप्चर करते हैं, आगे ट्रांसफर कर देते हैं। ये अल्लाह ताला ने, देखें कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाया हुआ है कि क्लोरोफिल जिन लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते, कैरोटिनॉइड्स उन्हीं लाइट्स को ऑब्जॉर्व करते हैं।
ताकि फोटोसिंथेसिस को तेज किया जाए, फोटोसिंथेसिस में मदद की जाए। कैरोटिनॉइड्स क्या है जी? कैरोटिनॉइड्स पहली बात टर्पिनॉइड लिपिड्स के बने होते हैं। टर्पिनॉइड लिपिड्स टर्पीन्स होते हैं, जो कि हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर जाकर इसको डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये याद रखेंगे टर्पिनॉइड लिपिड्स के बने होते हैं और स्ट्रांगली अब्जॉर्ब ब्लू वायलेट रेंज। ब्लू वायलेट जो रेंज होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की, ये उसको अब्जॉर्ब करते हैं। एसेसरी पिगमेंट है जी, लाइट को कैप्चर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। इनकी दो आगे फॉर्म्स हैं, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स के हैं, कैरोटीन्स मोस्टली होती हैं ऑरेंज रेड, यानी कि इनका कलर ऑरेंज या रेड होता है, ऑरेंज रेड होता है, मिक्सचर उन दोनों का। आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स की बनी होती हैं। आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स क्या होते हैं? ये भी टर्पिनॉइड लिपिड्स के अंदर आप देखेंगे कि टर्पिनॉइड लिपिड्स होती हैं वो आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स के बने होते हैं। अच्छा, तीसरे पे बीटा कैरोटीन मोस्ट फेमस कैरोटीन है। मोस्ट फेमस कह लें या मोस्ट आप कह सकते हैं जी कि जो ज्यादातर पाया गया है वो बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन किसके अंदर होता है? कैरेट के अंदर होता है बीटा कैरोटीन, गाजर के अंदर। ज़ैंथोफिल्स, ज़ैंथोफिल्स का कलर होता है येलो टू ऑरेंज, ये इनका कलर होता है। और इसकी दो फॉर्म ल्यूटीन और जियाजेंथीन, जो कि बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड ने भी और फेडरल ने भी डिस्कस की है। ल्यूटीन जो होता है वो ऑटम के अंदर, खजां के मौसम के अंदर जो येलो कलर ऑफ लीफ होता है वो बेसिकली ल्यूटीन की वजह से होता है। मगर जो दूसरा जियाजेंथीन ये मैंगो के अंदर पाया जाता है। और बच्चों एक इंफॉर्मेटिव बात, ल्यूटीन और जियाजेंथीन ये दोनों आंखों के लिए, ह्यूमन आई के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं, यानी कि ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो जियाजेंथीन मैंगो के अंदर, ल्यूटीन येलो कलर ऑफ लीफ में मदद देता है। अच्छा बच्चों, तो आज का ये लेक्चर यहां पे समराइज हो रहा है, इसमें एक मैं पॉइंट सिर्फ ऐड करूंगा। अच्छा बच्चों, जो फोटो सिस्टम्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये बेसिकली होते हैं क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं गुच्छे के अंदर, एक क्लस्टर के अंदर, और वो एक फोटो सिस्टम बना देते हैं। फोटो सिस्टम्स का रोल क्या? फोटो सिस्टम्स बेसिकली दो पोर्शंस पे कंप्राइज होते हैं। पहला जो है जी वो है एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या होगा और रिएक्शन सेंटर में क्या होगा? जरा आप इस तस्वीर को थोड़ा सा जूम करके देखें। इसमें आपको क्लोरोफिल बी के, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल बी के, क्लोरोफिल ए के कुछ मॉलिक्यूल्स और मोस्टली क्लोरोफिल बी के और कैरोटिनॉइड्स दिख रहे हैं। इनमें से क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स क्या हैं? एसेसरी पिगमेंट्स हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब जो सनलाइट है, फॉर एग्जांपल ये सनलाइट है, ये सन है जी हमारे पास, सनलाइट आई इनके ऊपर पड़ी, इन्होंने एनर्जी कर ली अब्जॉर्ब। ये जो एनर्जी होगी ना, ये वाली एनर्जी, ये आगे दे देंगे रिएक्शन सेंटर को। यानी कि जो ब्लैक में बनाया ना, ये क्या है? ये है एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है? क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर। अच्छा, ये है एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये जो रेड में बनाया है ये क्या है? ये भी मैं बता देता हूं, ये है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर जहां पे रिएक्शन अकर होना है, ये है रिएक्शन सेंटर। अच्छा, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या करता है? एंटीना कॉम्प्लेक्स एनर्जी कैप्चर करता है, किसकी? सनलाइट की, सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है, उसको लेता है, कैप्चर करता है और ट्रांसफर कर देता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स खुद रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, वो ट्रांसफर किसमें करता है जी? यहां से एनर्जी ट्रांसफर होगी रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा और साथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। क्लोरोफिल ए का रोल है कि वो इस प्रोसेस को आगे ड्राइव करे और कीमियोस्मोसिस के जरिए असिमिलेटरी पावर यानी कि एटीपी बनाए। अच्छा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो फोटॉन्स को, लाइट के फोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, किससे? एसेसरी पिगमेंट्स। तो ये जब एक्सेप्ट करता है, ये आगे दे देता है उसको क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए फिर आगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलाता है। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसको आगे शेयर कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस क्या हैं बेसिकली। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।